नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे और अपनी आगामी एवं सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 6 सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं जो पहला पेपर है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो पेपर का टाइटल है AG 601, जो आगामी 9 तारीख से परीक्षाएं हैं। उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वीडियो की श्रृंखला शुरू की है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों की जो भी है परीक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये जो MCQs तैयार किए गए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इनको। तो जो सिलेबस है आपका वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य है केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना, कृषि को लाभकारी बनाना, रासायनिक उपयोग बढ़ाना, केवल पशुपालन करना। तो फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य है कृषि को लाभकारी बनाना, कृषि को लाभकारी बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? पहला ऑप्शन है आपका केवल फसल उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल मृदा प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है आपका समस्त कृषि उपघटक, चौथा ऑप्शन है आपका केवल सिंचाई। तो फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? समस्त कृषि उपघटक। जो फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत सभी कृषि उपघटक सम्मिलित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फार्मिंग सिस्टम नहीं है? मिक्स्ड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मोनोकल्चर फार्मिंग, कमर्शियल बैंकिंग। तो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा, बाकी सब फार्मिंग के प्रकार हैं। नीचे ऑप्शन डी ऑप्शन है जो कमर्शियल बैंकिंग है। फार्मिंग में बैंकिंग कहाँ से आएगी? तो कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या मुख्य होता है? केवल उत्पादन, केवल निर्यात, संसाधनों का एकीकरण और पुनर्चक्रण, अधिक लागत। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या मुख्य होता है? संसाधनों का एकीकरण और पुनर्चक्रण। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा चौथे में। पांचवा क्वेश्चन है आपका, फार्मिंग सिस्टम की परिभाषा किसने दी? नॉर्मन बोरलॉग ने, बी ऑप्शन है आपका FAO ने, सी ऑप्शन है ICAR ने, डी ऑप्शन है आपका वाटसन ने। तो फार्मिंग सिस्टम की परिभाषा किसने दी? फार्मिंग सिस्टम की परिभाषा आपकी FAO ने दी। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने आपकी फार्मिंग सिस्टम की परिभाषा दी है। तो पांचवे में आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिक्स्ड फार्मिंग में कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? केवल मछली पालन, फसल प्लस पशुपालन, केवल बागवानी, केवल मुर्गी पालन। तो मिक्स्ड फार्मिंग में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फसल और पशुपालन दोनों चीज़ें।
तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग किस प्रकार की खेती होती है। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है किस प्रकार की खेती। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए खेती की जाती है, मतलब केवल जो है आत्मनिर्भर रहने के लिए, किसी भी कमर्शियल पर्पज से खेती नहीं की जाती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो आपका जो है 7 में बी आंसर राइट हो जाएगा, आत्मनिर्भरता के लिए। अगला है आपका कमर्शियल फार्मिंग का उद्देश्य क्या है। पारिवारिक उपयोग, जैविक खेती, बाजार में बिक्री, पर्यावरण संरक्षण। तो कमर्शियल फार्मिंग का आपका उद्देश्य है बाजार में बिक्री। सीधे कमर्शियल पर्पज से जब आप फसल उगाएंगे तो बाजार में बिक्री ही करेंगे उसकी। तो कॉमन सेंस से ही क्लियर हो जाता है। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका फार्मिंग सिस्टम का प्रकार किस पर निर्भर करता है। तो जलवायु पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है, किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो तीनों चीज़ें जो है सम्मिलित होती है इसमें, तभी सिस्टम बनता है ना। जलवायु, मिट्टी, कैसी जलवायु है, कैसी मिट्टी है, किसान की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या जो महंगी बीज वाली फसल है उसका बीज खरीदने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेंसिव फार्मिंग का मुख्य लक्षण क्या है। कम उत्पादन, अधिक भूमि, अधिक इनपुट प्रति इकाई क्षेत्र, बिना निवेश। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग को हम लोग कहते हैं सघन खेती। तो इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक इनपुट, मतलब सघन, बहुत ही सघन तरीके से लगाई फार्मिंग की जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। छोटे क्षेत्र के लिए, मध्यम क्षेत्र के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। तो एक्सटेंसिव मतलब एक्स मतलब बड़ा विस्तार फैला हो, तो बड़े क्षेत्र के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए। ठीक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जो शिफ्टिंग, जो जंगलों में लोग रहते हैं वो मतलब वहाँ पे खेती करते हैं, जब वहाँ की भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाती है, जो अनफर्टाइल हो जाती है, तो अगली जगह खेती करना शुरू कर देते हैं, वहाँ की खेती छोड़ देते हैं। तो भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में इसको झूमिंग खेती यानी झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, झूम खेती। ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग में मुख्य समस्या क्या होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में मुख्य समस्या क्या होती है। अधिक वर्षा, जल की कमी, कीट प्रकोप, श्रमिकों की कमी। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आपके जल की कमी की समस्या होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जैविक खाद। सी ऑप्शन है आपका हर्बिसाइड, डी ऑप्शन आपका है सिंथेटिक पेस्टिसाइड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका जो है जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, ना कि आपका केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, ना ही हर्बिसाइड, कोई पेस्टिसाइड भी नहीं यूज़ की जाती है। तो उसमें मुख्यतः जैविक खाद यूज़ की जाती है। आपका जो ढैंचा वगैरह की सनई की जो जैविक खाद बनती है, बाकी आपका कंपोस्ट जो होता है या वायम वगैरह, ये चीज़ें यूज करी जाती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, फार्मिंग सिस्टम की व्यापक
व्यापकता स्कोप में क्या शामिल है? फसल प्रणाली, पशुपालन, मत्स्य पालन, उपयुक्त सभी। तो फार्मिंग सिस्टम के स्कोप में सभी शामिल है, उपयुक्त सभी। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा इसमें, सीधी सी बात है, उपयुक्त सभी। फार्मिंग सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आवश्यक है बाहरी इनपुट पर निर्भरता, जैव विविधता का उपयोग, केवल गेहूं की खेती, केवल मशीनों का प्रयोग। फार्मिंग सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो जैव विविधता का उपयोग। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है? आय के सीमित स्रोत, अधिक अपशिष्ट, संसाधनों की पुनरावृत्ति, श्रमिकों की कमी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्रमुख लाभ है जो है संसाधनों की पुनरावृत्ति हो जाती है इसमें, संसाधनों की पुनरावृत्ति। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आंसर राइट हो जाएगा आपका। हार्टिकल्चर आधारित फार्मिंग सिस्टम किस क्षेत्र में उपयुक्त है? शुष्क क्षेत्र में, पथरीली भूमि, ऊंचाई वाले मैदान में, निचले मैदान में। तो उसमें जो है हार्टिकल्चर आधारित आपका ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है? फार्मिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है? अलग अलग घटक, प्रतिस्पर्धी घटक, पूरक घटकों का संयोजन, केवल एक घटक। तो 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरक घटकों का संयोजन। कंपोनेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है पूरक घटकों का संयोजन। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। मोनोकल्चर फार्मिंग से मुख्य समस्या क्या होती है? मोनोकल्चर फार्मिंग से मुख्य समस्या क्या है? मोनोकल्चर फार्मिंग की रोग नियंत्रण, जैव विविधता, मृदा उर्वरता में गिरावट, उच्च उत्पादन। तो मोनोकल्चर में मृदा की उर्वरता में गिरावट आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया में प्रमुख फार्मिंग कौन सी है? जो इंडिया में प्रमुख फार्मिंग मुख्य रूप से कौन सी, किस टाइप की फार्मिंग की जाती है? तो इंडिया में जो है आपके कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जाती है। तो इंडिया में आपके जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पर आधारित है? ऑर्गेनिक फार्मिंग टोटली जो है आपका जैविक विधियों पर आधारित है, आपको अभी बता चुके हैं ऊपर, ये क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन में उपयुक्त फार्मिंग सिस्टम क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में आपका जो है उपयुक्त फार्मिंग सिस्टम क्या है? ड्राईलैंड फार्मिंग है, वेटलैंड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग। तो इसमें आपका जो है ट्रॉपिकल रीजन में प्लांटेशन फार्मिंग करेंगे तो बढ़िया अच्छी उपज होगी आपकी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग सिस्टम में क्या सम्मिलित होता है? केवल पशु, फसल प्लस पशु, फसल प्लस पेड़, केवल वृक्ष। तो एग्रो फार्मिंग का, एग्रो का मतलब है फसल, फॉरेस्ट्री का मतलब है आपका पेड़ से, तो फसल प्लस पेड़ हो गया। सीधा सा कॉमन सेंस है, आप लोग लगा सकते हैं इस तरीके से। ये आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। रेनफेड फार्मिंग किस पर आधारित है, किस पर निर्भर है? नहर पर, ट्यूबवेल पर, वर्षा पर, पंप पर। तो सीधी सी बात है, रेनफेड फार्मिंग का मतलब ही होता है वर्षा आधारित खेती, तो वर्षा पर आधारित होगी आपकी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पर्यावरणीय लाभ है मदाशरण, जल अपव्यय, संसाधनों का संरक्षण, कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, संसाधनों का संरक्षण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण है? आय का कोई स्रोत नहीं, उर्वरक नहीं मिलता, दूध गोबर रोजगार, केवल समय की बर्बादी। तो आपको फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत पशुपालन करते हैं तो आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रमुखता किस क्षेत्र में होता है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका जो होता है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में होता है, फॉरेस्ट वगैरह में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फार्मिंग सिस्टम के प्रमुख घटक कौन से हैं? फसलें, पशु, मछली। तो सभी चीज़ें आपके फार्मिंग सिस्टम के घटक हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 29 में। फार्मिंग सिस्टम की दृष्टि में सबसे टिकाऊ प्रणाली है। फार्मिंग सिस्टम की दृष्टि से सबसे टिकाऊ प्रणाली कौन सी है? मोनोक्रॉपिंग है या कमर्शियल फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है या एक्सटेंसिव फार्मिंग है? तो फार्मिंग सिस्टम की दृष्टि से टिकाऊ प्रणाली है आपकी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ड्राई लैंड फार्मिंग में जल संरक्षण तकनीक का नाम है खेत जोतना, वर्षा का संचयन, वर्षा जल संचयन, बाढ़ सिंचाई, सिंचाई रोकना। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आपका जो है जल संरक्षण तकनीक का जो नाम हो जाता है वर्षा जल का यहाँ पे संचय करते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। मैकेनाइज्ड फार्मिंग की आवश्यकता होती है छोटे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, बिना भूमि के वनों में। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग हम अपने बड़े क्षेत्र में करते हैं जहाँ पे जो है अच्छी तरीके से जो है मैकेनिकल तरीके से जो है मशीनरी का हमारी उपयोग हो सके। तो बड़े क्षेत्रों के लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वेस्ट यूटिलाइजेशन का उदाहरण है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वेस्ट यूटिलाइजेशन का उदाहरण है। क्या वेस्ट यूटिलाइजेशन का उदाहरण है? गोबर को फेंकना, भूसा जलाना, गोबर गैस बनाना, जल अपव्यय। तो वेस्ट यूटिलाइजेशन का एग्जाम्पल है आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, गोबर गैस बनाना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 33 नंबर, गोबर गैस बनाना। अगला क्वेश्चन है आपका फार्मिंग सिस्टम का डिजाइन किस पर निर्भर करता है? किसान की इच्छा, मौसम, मिट्टी, संसाधन, फसल का रंग, उपकरण। तो फार्मिंग सिस्टम का डिजाइन जो है आपका निर्भर करता है मौसम, मिट्टी और संसाधन पर, किसान की इच्छा पर नहीं करता है निर्भर। इस तरीके के भी ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं, तो आप लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन किस रूप में कार्य करता है? हानिकारक, सहायक, प्रतिस्पर्धी, निरर्थक। तो 35 क्वेश्चन में आपका भी सहायक जो है आपका सहायक के रूप में पशुपालन कार्य करता है। सहायक के रूप में आपका पशुपालन कार्य करता है। तो 35 का भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में रिसाइकलिंग का अर्थ है अपशिष्ट नष्ट करना, खेत जोतना, खेत जलाना, एक घटक का अवशेष दूसरे को देना, उर्वरक बंद करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 36 में सी हो जाएगा, एक घटक का अवशेष दूसरे को देना। रिसाइकलिंग, एक घटक का अवशेष दूसरे को
एक जो मतलब फसल है आपकी अपशेष जो है उसके जो है उससे खाद बन जाती है, तो दूसरी को रिसाइकलिंग उसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। सस्टेनेबल फार्मिंग का लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन है आपका उत्पादन कम करना, बी दीर्घकालिक कृषि संतुलन, सी लाभ कम करना, डी रासायनिक प्रयोग। सस्टेनेबल का मतलब ये आप सब लोग सस्टेनेबल से समझ जाते हैं, चाहे फार्मिंग हो चाहे जो भी हो, जहाँ सस्टेनेबल लगा है तो मतलब दीर्घकालिक जो चीज़ें हैं चल रही हैं वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही इसमें राइट हो जाएगा, दीर्घकालिक कृषि संतुलन। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पर आधारित है? ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर रसायन पर, पर्यावरणीय अनुकूलन पर, उद्योग पर, कीटनाशकों पर। तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पर्यावरण के अनुकूलन पर निर्धारित है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एनर्जी एफिशिएंसी कैसे पाई जाती है? सौर ऊर्जा, गोबर गैस से, ट्रैक्टर से, इंजन से, जनरेटर से। तो आपकी जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एनर्जी जो आपकी मिलती है वो सौर ऊर्जा और गोबर गैस से मिलती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सौर ऊर्जा और गोबर गैस से। अगला है आपका LEISA फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक रसायन उपयोग, कम बाहरी इनपुट, केवल फसल उत्पादन, भारी यंत्रीकरण। तो आप लोग इसमें से बताएंगे क्या आंसर जो है राइट हो सकता है इसमें। LEISA फार्मिंग का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 40 में बी, कम बाहरी इनपुट। अगला क्वेश्चन है आपका कैश क्रॉप आधारित फार्मिंग सिस्टम में कौन सी फसल शामिल है? नंबर 1 में गेहूँ है आपकी, बी में गन्ना है, सी में चना है और डी में मटर है। तो आपकी कैश क्रॉप जो है वो गन्ना है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने में सबसे बड़ा अवरोध है जानकारी की कमी, मौसम, पानी, मशीन। तो सबसे बड़ा जो है अवरोध ये है फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने में कि किसान को जानकारी नहीं हो पाती, तो जानकारी की कमी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फार्मिंग सिस्टम में लाइवहुड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फार्मिंग सिस्टम में लाइवलीहुड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, आय और रोजगार की स्थिरता, शिक्षा। तो आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, आय और रोजगार की स्थिरता। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हॉर्टिकल्चर किस रूप में कार्य करता है? ए प्रतिस्पर्धी, बी पूरक, सी अव्यवस्थित, डी अनावश्यक। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हॉर्टिकल्चर जो है आपका पूरक के रूप में कार्य करता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा राइट, यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अपनाने का लाभ है। मृदा संरचना सुधार, कीटनाशक बढ़ाना, जुताई बढ़ाना, रसायन उपयोग।
तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अपनाने का लाभ क्या है? मृदा संरचना का सुधार करना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम की विशेषता क्या है? अधिक लागत, बाहरी इनपुट पर निर्भर या स्थानीय संसाधनों पर आधारित यंत्रीकरण। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय संसाधनों पर। ट्रेडिशनल मतलब स्थानीय संसाधन पर आधारित फार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग में प्राथमिकता क्या होती है? लाभ, निर्यात, आत्मनिर्भरता, मशीनरी। तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भर के लिए खेती की जाती है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग में बायोडाइवर्सिटी का महत्व है? कोई महत्व नहीं। बी, रोग नियंत्रण, सी, पर्यावरण को नुकसान, डी, लागत को बढ़ाना। तो 48 में आपका जो है रोग नियंत्रण हो जाएगा। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका, रोग नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है आपका 49, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का उदाहरण है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का उदाहरण है धान, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, फसल प्लस बकरी पालन प्लस मछली, केवल मूंगफली। तो 49 में इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपकी तीनों चीज़ें आ जाएगी, फसल और बकरी पालन प्लस मछली पालन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला है आपका फार्मिंग सिस्टम में विविधता का मुख्य लाभ है? जोखिम में वृद्धि, एक ही आय स्रोत, आय और पोषण में संतुलन, लागत में वृद्धि। तो फार्मिंग सिस्टम की विविधता का मुख्य लाभ है आय और पोषण में संतुलन होता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। सी आंसर आपका 50 क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को वीडियो में बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे भी वीडियो आते रहेंगे। पूरा सिलेबस कवर कराएंगे हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी आपके पेपर हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 8 पेपर हैं। तो इवन सेमेस्टर के बीएससी एग्रीकल्चर के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफार्म है हमारा एग्री ज्ञानपीठ नाम से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। तो आपका प्यार और सहयोग बना रहे। आप लोग जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, 10% 20% भी अगर लगे आपको, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट जो है लिख दीजिएगा अगर समझ में आया आपको। और बाकी जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपका रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद।